नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप ठीक होंगे। देखिए, आज है शनिवार और मैं तैयार हो चुका हूं सुबह ऑफिस के लिए और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रहा हूं। मैं लगभग अभी 8:45 का टाइम हो चुका है। तो इस समय तो मैं फ्रेश होके और नाश्ता करके ऑफिस के लिए बिल्कुल रेडी हूं और मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है ये, और मैं अब निकलने वाला हूँ। लेकिन मैं आज शाम को थोड़ा सा जल्दी आऊँगा 4:30 बजे, और 4:30 बजे आकर मैं आप लोगों को एक जगह ले जाऊँगा। वो जगह अभी सस्पेंसफुल है, बने रहिएगा ब्लॉग में। मैं शाम को मिलता हूँ आप लोगों से। और आज मैं एक जो जगह आपको दिखाऊंगा और जो चीज़ें आपको बताऊंगा वो मेरे ब्लॉग में एकदम अलग सी चीज़ है। तो इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं शाम को। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आज एक ख़ास जगह जा रहा हूँ, और वो ख़ास जगह कहाँ है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैं पहुँच चुका हूँ उस जगह पे, और आप देख सकते हैं मैं इस समय खड़ा हूँ यहाँ पे। हमारा बिंदुखत्ता क्षेत्र का ये इलाका है और इसे शांति नगर टूटी पुलिया के नाम से जाना जाता है। और बगल में यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर शांतिपुरी है। शांतिपुरी एक राजस्व गांव है जो जनपद ऊधम सिंह नगर में आता है। तो मैं आया हूँ यहाँ पे। ये जो जगह है यहाँ पे असल में एक खासियत है। वो खासियत ये है कि हमारे ही गांव एक ग्रामीण युवा ने जो है अपने संसाधनों से, अपनी कड़ी मेहनत और लगन से यहाँ पे एक अपना व्यवसाय जो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है वो शुरू किया है, जिसमें उनके जो ब्रांड है उनका वो धिनाली के नाम से मशहूर है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा उनकी ये फैक्ट्री कैसी है, और उसके बाद फिर थोड़ी देर में उनसे बातचीत करूंगा। तो अब चलते हैं। जी नमस्कार। और कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया, आप बताइए। और कैसा चल रहा है कारोबार? बस बढ़िया है। तो ये हमारे भट्ट जी हैं, इनका पूर्ण नाम है उमेश चंद भट्ट जी, और इनसे लंबी बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बातचीत करूं तो भट्ट जी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आपकी फैक्ट्री का अवलोकन कर लूँ, कैसा है क्या है। तो ये भट्ट जी थे, और यहाँ जो इन्होंने दूध उत्पादन का अपना कारोबार शुरू किया है एक छोटे से स्केल से। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको अंदर से। तो सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये है इनका ब्रांड। ये आप देख सकते हैं, धिनाली हमारी परंपरा ही हमारी पहचान है। उत्तराखंड में धिनाली असल में जितने भी पशुपालक किसान हैं उन सब के लिए धिनाली एक अंतर्मन से जुड़ी हुई चीज़ होती है। हमारे यहाँ माना जाता है कि जो धिनाली होती है वो ईश्वर की देन है, और उसके लिए सभी जो ग्रामीण देवता हैं जो हमारे पशुधन की रक्षा करते हैं और हमारे खेती बाड़ी और हमारे तमाम जो इसकी जो एक मान्यता है, पारंपरिक मान्यता है, तो उसी मान्यता को लेकर इन्होंने धिनाली का ये रखा हुआ कॉन्सेप्ट। तो बात करते हैं हमारे जो उमेश चंद भट्ट जी हैं इनके पशुपालन से। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इनका ये बाहर एक खुला वाला आहता है जिस पर ये इनकी भैंस और गाय बधी हुई हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे अंदर में देख रहा हूँ, अंदर का जो ये आप स्पेस देख सकते हैं, ये जाड़ों में अंदर बांधने के लिए, और अंदर कुट्टी मशीन जिसमें चारा वगैरह सांधा जाता है। और ये यहाँ पे जो है खुद भट्ट जी जो है स्वयं अपनी मेहनत से लगे रहते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। और यहाँ पर धूप में, चारों में धूप में इन्होंने बांधने के लिए यहाँ पे ये गौशाला का ये खुली बनाई हुई है जहाँ पे पशु चारा खा सकते हैं। तो सबसे पहले भट्ट जी मैं ये हमारी ये चीज देखो, ये भी आदि है हमारे। जैसे अगर ये उठेंगे हमारे हाथ में फावड़ा देखेंगे, तो ये थोड़ा बहुत क्या है कि असल में हम लोग कहते हैं ना पशु ये बड़ा समझदार होता है, इनमें भी सेंस होता है। मेरे हाथ में फावड़ा देखा, इनने कहा भी आया है निपटा जा। नहीं, बिल्कुल सही कहा भट्ट जी आपने। प्रत्येक जिस पर जीवन है, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे किसी भी प्रकार के संवेदना तो सब में होती है। संवेदना होती तो भट्ट जी मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि आपकी गाय और भैंस मुझे दिखने में सुंदर भी लग रही है, और क्या कहते हैं, काफ़ी इनकी त्वचा वगैरह से पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छी देखभाल आप करते हैं। तो आप मोटा मोटी आप कम से कम शब्दों में हमारे किसानों को बताएंगे कि आप किस तरीके से इन जानवरों की देखभाल करते हैं। इनका बहुत ज़्यादा कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले तो इनका साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत इनकी मैटिंग वगैरह बिछा रखी है, इनको आरामदायक गद्दे रबर के डाले हुए हैं। पहले सूतर के लिए हम लोग फसलों के अवशेष वगैरह, पुआली वगैरह डालते थे, लेकिन अब आजकल इतना उसमें मेहनत भी लगती है, जाना नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या है कि आजकल बाजार में उपलब्ध है रबर मैट, हमने डाली है तो आराम होता है इनको।
दूसरा, साफ सफाई करने से इनके क्या होता है, जो भी किलनी चीचड़ वगैरह, मैं आपको बताऊं पिछले शायद 10-15 सालों में हमने कभी कोई किलनी चीचड़ वगैरह इस तरह का कुछ हमारे जानवरों पर कुछ नहीं रहा। कारण यही है कि हम सफाई रखते हैं उसकी बहुत ज्यादा। दूसरा क्या होता है कि पशु कम रखें लेकिन उनको बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ पालें। इनके बाहर की व्यवस्था कैसी हो, आप छत देखेंगे तो हमारा सेंटर में वहां पर करीब 15 फीट ऊंचा है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये जगह भी कम से कम 12-13 फीट ऊंची है। हवादार होना चाहिए, वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और पशुओं को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि खूंटे पे भी बंधे हैं तो उनका चारा 2 टाइम आप बढ़िया करके अच्छा चारा दाना खिलाएं। अब मैं आपको ये भैंस की कटिया दिख रही है, इसकी अगर आप उम्र का अंदाजा अगर आप बताएं, आप भी खुद पशुपालक हैं और अच्छे पशुपालक हैं, इसकी क्या उम्र होगी? इसकी साल भर होगी। साल से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अभी क्या है कि इसकी हाइट और वो देख करके लोग, लेकिन हाइट से नहीं लग रहा है, हाइट से कम से कम 2.5 साल की लग रही है। नहीं, ये 15 महीने इसकी उम्र है, कुल 15 16 महीने कुछ ऐसी उम्र है। और बिल्कुल हम इसको ऐसे पालते हैं, इनको जैसे अपने बच्चों की तरह से इनको बिल्कुल वो उस तरीके से रखते हैं। और ये भी हमारे साथ इसे, सबसे पहली बात तो इस काम को तभी करें जब आपको इसमें लगाव हो, इनके साथ आप क्या अटैचमेंट हो, तब आप करें तो आपको खुशी खुशी तब काम करने में भी आनंद आता है और ये भी खुश रहते हैं, ये भी आनंदित रहते हैं। अच्छा, दूसरा मैं एक जानना चाहूंगा, आमतौर पर मोटा मोटी जी जाड़ों में देखभाल आप कैसे करते हैं, गर्मियों में कैसे करते हैं? नहीं, कोई उसमें बहुत ज्यादा ऐसा अंतर नहीं। जाड़ों में ये है कि जिस समय शीतलहर चलती है उस समय जैसे अगर ये यहीं पर भी बंधे हैं तो ये जो डायरेक्ट हवा होती है ना, वो हवा ना लगे। और जैसा हमने देखा है गाँव में जो जानवर पालने का जो लोगों ने किया है, जैसे हम लोग पहाड़ से आए तो अब पहाड़ से आए तो क्या होगा कि जैसे हम अपन बोली भाषा भूल गया, हमारे नंदीन बोली भाषा भूल गया, तो अपन घर तो हमें बढ़िया फर्स्ट क्लास हवादार 6x8 है, खिड़की की डाले लेन, मकान हाइट 12-13 फीट करिया है, सब कुछ करिया, एसी लगा लेना बोलते सब कुछ करे। लेकिन हमारे जो गोठ जो गौशाला डिजाइन छू एजले जस्ट पहाड़न में छोड़ आ रहे उसे घरू जाए यहाँ बढ़ा दिन वही बात बनी छेद ले वाल जब मैं पराला गुंड कितबेर और कपड़ा बुझ लगा लोग बिल्कुल बंद कर देने, तो वो तरीका गलत है। इनको बिल्कुल वेंटिलेशन चाहिए। और एक सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन उसका ये है कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पशुओं में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो मीथेन गैस छोड़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें इतना ज्यादा सफोकेशन होता है, अगर वो बंद कमरा रहेगा तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब पशु है, बोल तो सकता नहीं, फिर लोग कहते हैं हमारा पशु चारा नहीं खा रहा, दूध घटा दिया, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो बहुत सारी चीजें वैज्ञानिक तरीके को जानने की भी आज की डेट में सबके पास मोबाइल फोन है, आप अपना उससे जानकारी ले सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं, नजदीकी डॉक्टर से कोई अच्छा पशुपालक है उससे। तो ये सबसे पहले तो बेसिक ये चीजें ज्यादा जरूरी है। आप अगर पशुपालन कर रहे हैं तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये थी भट्ट जी की गौशाला जो हमने आपको संक्षिप्त रूप में दिखाई। तो हम आगे बढ़ते हैं। इनकी जो धिनाली के नाम से छोटी सी फैक्ट्री है और पशुओं से इनका प्रेम देखते ही बन रहा है और पशु भी जानता है कि उसे मालिक से कैसे प्यार मिल रहा है। तो अब हम साथियों फैक्ट्री के अंदर, चलिए फैक्ट्री का विजिट करते हैं। तो सबसे पहले हमें काउंटर पे ये दिख रही हैं या मिठाइयाँ। तो भट्ट जी मैं जानना चाहूँगा मिठाइयाँ कैसे कैसे बनी हैं, ये किस किस चीज़ की हैं? ये मिठाई बनाने का भी मैं आपको एक इसका कारण बताऊं कि हम लोग ये मिठाई पे क्यों आए। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमने ये दूध को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में या किसी कंपनी को जब हम देते हैं या किसी मिडिल मैन को देते हैं दूधिये को, तो उसका जो मेन प्रॉफिट होता है, जो क्रीम होती है, वो आदमी लेता है। हम लोगों को अपने उत्पादन की लागत भी नहीं मिल पाती। फिर हमने यहाँ पर इसके वैल्यू एडिशन शुरू किया, खोया बनाया, पनीर बनाया और उसके बाद फिर दही मट्ठा वगैरह इस चीज़ में आए, तो हमने देखा कि जब हम इस तरह के बिल्कुल 100% प्योरिटी पे जब कोई माल बना रहे हैं तो हमारे पास रिटेल कस्टमर तो ठीक है, वो जितने होते हैं वो करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमने अपने इस प्रोजेक्ट में जो कॉस्टिंग लगाई है और जितना पैसा लगा रखा है उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन जब हम उसको बढ़ाने लगे तो हमसे किसी भी मिठाई की दुकान वालों ने या फिर जो केटरिंग वाले हैं वो हमसे माल ही नहीं खरीदते थे रेट सुनकर। तो हमें बड़ा थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हमने जब मार्केट सर्वे पहले किया था तो सभी लोग कहते थे कि प्योर तो मिलता नहीं है, आप अगर प्योर बनाएंगे तो सभी लेंगे। लेकिन जब हम मार्केट में उतरे अपना सैंपल लेकर के तो लोगों ने बिल्कुल ही वो एक तरह से उसको खारिज कर दिया कि भाई रेट पे बात करो, हमें क्वालिटी से मतलब नहीं, क्वालिटी तो सब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल जाएगी, हमारे कारीगर सब ठीक कर देते हैं। तो एक समय तो ऐसा भी आया कि मतलब हम ये सोचने लगे थे कि इसको वाइंड अप करके कोई और काम करें या कैसे। फिर थोड़ा सा हिम्मत बांधी, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर हमने लास्ट उपभोक्ता तक, अंतिम उपभोक्ता तक अगर हमने पहुंचना है तो हमने कहा वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो
फिनिश गुड जो है हमारा वो भी हम ही तैयार करेंगे। तो उसके बाद हमने खोए से खुद ही मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत हमने गुलाब जामुन से की थी। जब उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया, लोगों को बहुत टेस्टी लगा, क्योंकि उसमें ऐसा था कि प्योर जैसा दूध आता है, बिना दी हुई क्रीम निकाले, बिना कुछ करे, सीधे फुल क्रीम का अगर हम खोया बनाते हैं तो वो नेचुरल टेस्ट आता है बिना किसी एसेंस के। उसके जब बनाया लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो धीरे धीरे हमने चॉकलेट और बाल मिठाई पर ट्राई किया। और आज की डेट की स्थिति मैं बता रहा हूँ, अभी हमने उत्तरायणी कौदे के हीरानगर पर्वतीय उत्थान मंच, जो सांस्कृतिक उत्थान मंच है, वहाँ पर हमने एक स्टॉल लगाई थी। तो वहाँ पर हमें ये उत्कृष्ट स्टॉल और जो हमारी क्वालिटी और उसको लेकर के जो हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हमको दूसरे नंबर का पूरे स्टॉल कैटेगरी में 200-250 स्टॉल में से सेकंड प्राइज अभी हमने अर्जित किया है वहाँ पर। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का, और टेस्ट को लेकर के मतलब हमारे को जो वो मिला, उससे हमारा मतलब इतना हौसला बढ़ा हुआ है कि अभी हम इसका प्रोडक्शन बड़े लेवल पर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो इन्होंने बताई कि भाई मिठाई की शुरुआत कैसे हुई, तो हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं फैक्ट्री का नज़ारा। यहाँ पे रखी हुई है एक मशीन, जिसमें एक एसी जैसा भी कुछ दिख रहा है और एक बड़ी सी ड्रम दिख रही है और इसमें चम्मच लगी हुई है। तो भट्ट जी, ये मशीन किस काम की है? ये इसको बोलते हैं बीएमसी, मिल्क कूलर। होता क्या है कि जैसे हम घर पे जब हम किसी चीज़ को कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए, जब कोई चीज़ खराब ना हो, उसके लिए जब हम उसको ठंडा टेम्परेचर देने के लिए कोई फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, या दुकानों में आपने देखा होगा डीप फ्रिज रखे रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप उसको पेशेवर तरीके से जब इस काम को करते हैं, तो हर चीज़ के लिए उसका कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए हर अलग अलग मशीनरी उसके लिए बनी हुई है। तो जो भी लिक्विड आइटम है, जैसे दूध है, उसमें उसको जरूरत होती है। दूध में क्या होता है कि जब दूध ठंडा होता है तो उसकी मलाई ऊपर में आके सेपरेट हो जाती है, और जो उसका लिक्विड है वो नीचे दूध पतला पतला सा नीचे रह जाता है। आप उसको बाद में ठंडे दूध को फेंटोगे तो मलाई ठीक से उसमें घुल नहीं पाती। तो इसमें क्या होता है कि इसमें नीचे इसकी जो प्लेट लगी हुई है, ये पूरा इंसुलेटेड है। इसमें दूध डाल देते हैं और ये कंप्रेसर ऑन होता है। ये इसका कंट्रोल पैनल है। ये 4 डिग्री तक दूध को ठंडा कर देता है, और 8 डिग्री पे आएगा तो ऑटोमेटिक ये फिर स्टार्ट हो जाएगा। 4 से 8 डिग्री के बीच में इसका दूध का टेम्परेचर मेंटेन करे रहता है। इसमें ये इसका एजिटेटर बोलते हैं। ये जो घूम रहा है, ये क्या करता है कि 24 घंटे घूमता है जब इसमें दूध पड़ा होता है। तो ये मलाई को उसमें जमने नहीं देता। पूरे दूध की क्वालिटी, अगर इसमें 1000 लीटर दूध है तो वो पूरे दूध को एक साथ बना के रखेगा। एक ही क्वालिटी का दूध रहेगा पूरा, और पूरे 24 घंटे इसको हिलाता रहेगा। तो ये इसका काम है, इससे दूध खराब नहीं होता। उसके बाद हम जैसे शाम का दूध आ गया वो हमने ठंडा कर दिया, सुबह का दूध आया फिर उसको भी इसमें मिला करके हमने एक साथ हम उसका काम कर लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है मुझे एक संयंत्र और लगा हुआ है, जिसमें ये नालियाँ वाले वगैरह ही बनी हुई हैं, जो यहाँ पे इस चैम्बर में भी जा रही है। ये सामने जो आप काला चैम्बर देख रहे हैं, और यहाँ पे ये स्टील का ये पूरा जो है एक प्लांट यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे ये कुछ बटन वगैरह दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे ये खाली कैन भी रखी हुई है। तो ये सिस्टम क्या काम कैसे करता है, ये फूड से भट्ट जी बताइए जरा, ये सिस्टम क्या है? और ये इसको बोलते हैं मिल्क पाश्चराइजर। मिल्क पाश्चराइजर। मिल्क पाश्चराइजर, आपने जो दूध के पैकेट आते हैं, जो बाजार में जो दूध आता है, उसमें आपने देखा होगा स्टैंडर्डाइज्ड एंड पाश्चराइज्ड मिल्क। पाश्चराइज्ड का मतलब होता है कि उसमें से एक प्रोसेस होती है जिसमें बैक्टीरिया जो होता है दूध के अंदर का, जो दूध को खराब करता है, उसको खत्म कर दिया जाता है, और दूध की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है उससे। तो इसको क्या करता है कि ये हमारा ST होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कि इसको कम समय के लिए बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको जब दूध को गुजारा जाता है। तो क्या होता है, जैसे हम दूध उबालते हैं घरों में जनरली, तो घर पे जो दूध उबालते हैं वो तो हम 100 डिग्री पे जब तक वो पूरा उबाल आता है तब तक उसको उबालते हैं। तो लेकिन उस प्रोसेस में क्या होता है कि इसकी मलाई सेपरेट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म किया जाता है, और इंस्टेंट इसको 10 से 15 सेकंड तक, जो आप पाइपलाइन कह रहे थे ना जीपीएस में जुड़ी हुई है, जो 10 से 15 सेकंड ये दूध इसमें पूरा चलता है 72 डिग्री पे गर्म होने के बाद। उसके बाद ये जो काला वाला टैंक दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं IBT। इसके अंदर ग्लाइकोल और पानी का सॉल्यूशन 50-50% में रहता है। ये -12 से -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके अंदर के पानी का टेम्परेचर रहता है। तो ये क्या करता है कि जैसे ही 72 डिग्री सेंटीग्रेड से दूध उबला, ये पाइपलाइन से दूध आया, इसमें गया, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, ठंडा और गर्म। जो गर्म सेक्शन है, गर्म सेक्शन के लिए क्या करते हैं, बाहर से बॉयलर लगा हुआ है, बॉयलर की स्टीम आएगी, इसमें पानी गर्म होगा, 100 डिग्री का पानी अंदर जाएगा, और वो सारा दूध पाइपलाइन के अंदर ही होता है। उसके बाहर से सारी प्लेट में ग्रुप कटे हुए हैं। ये दूध और पानी का कांटेक्ट आपस में नहीं होता, वो पाइपलाइन में रहता है, और ये अपना बाहर से इसको
प्लेट्स के थ्रू ये गर्म होता है और इंस्टेंट फिर दूसरे कोल्ड सेक्शन में दूध को भेजा जाता है और वहां से -15 डिग्री का जब पानी उसके कांटेक्ट में आएगा तो एकदम से जैसे उन्होंने तवे में अगर पानी पड़ा तो छां होती है जैसे, तो इस तरह का इतना ठंडा पानी के कांटेक्ट में जब दूध आता है तो क्या होता है कि इकोलाई बैक्टीरिया होता है, इकोलाई बोलते हैं, जो पानी में भी हमारे क्षेत्र में पाया जाता है। वो बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है, खराब बैक्टीरिया जिसको कहते हैं। तो उसके लिए वो उसको किल कर देता है, वो जो शॉक ट्रीटमेंट होता है उससे। तो क्या होता है कि जो दूध में टोटल पैथोजन की जो फ्री हो जाता है, तो उस दूध को उसके बाद फिर पाइपलाइन के थ्रू इधर टैंक लगा के हम रख सकते हैं। लेकिन अभी हम दूध का काम नहीं कर रहे हैं, दूध पाउच पैकिंग वगैरह पे नहीं जा रहे हैं, तो हम इसको तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास 2000 लीटर के आसपास दूध जिस दिन हो जाता है उस दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक यंत्र सा और रखा हुआ है जो बड़ी सी एक कढ़ाई सी लग रही है। तो भट्ट जी ये क्या चीज़ है और कैसे काम करती है? ये आपने सही कहा है, बिल्कुल ये कढ़ाई है। इसको खोया कढ़ाई भी बोलते हैं, खोया केटल या मल्टीपर्पज केटल इसको बोलते हैं। अच्छा, खोया आप इसमें बनाते हैं? ये मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज, जैसे घर पे हमारा बर्तन होता है, कढ़ाई होती है, सेम वैसे ही है। बस ये है कि ये थोड़ा ऑटोमेटिक है, बड़ी कढ़ाई है। तो हमने अभी जैसे आपको पास्चराइजर के बारे में बताया था, पास्चराइजर का काम तो है कि उसको आप उस दूध को जैसे आपने 48 घंटे 72 घंटे तक स्टोर करना है या फिर आपने आगे पाउच पैकिंग करके बेचना है तब के लिए। लेकिन हम लोग अभी दूध को नहीं सेल करते, हम लोग केवल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि ये कढ़ाई हमारी टिल्टिंग होती है, जैसे इसको ऐसे हम खोया पलटने के लिए इस तरह से वो कर सकते हैं। और जब हमने इसका काम करना है, यहाँ पर इसको लॉक कर दिया जाता है और ये स्टीम बॉयलर से वहां से स्टीम आ रही इस पाइप के थ्रू इसमें गर्म होने का काम स्टीम कर रही है। उसके बाद इसमें ये इसको एजिटेटर जो है इस तरह से फिट हो जाता है और ये ऐसे पूरा इस तरीके से घूमते हैं एंटी। तो ये क्या होता है कि ये पूरी प्लेट को कवर करते हैं, तो दूध इसमें जलेगा नहीं। ये मोटर लगी हुई है, कंटिन्यूस घूमता रहता है। इसका काम है जैसे हमने दही जमाना है, तो दूध को इसमें पूरा उबाल लिया, उसके बाद हम उसको केन में लेकर के किनारे कर देते हैं। जब वो 40 डिग्री टेम्परेचर पे ठंडा हो जाता है तब उसमें जामुन लगा के दही जमा लेते हैं। पनीर बनाना है तो पूरा दूध उबाल लिया, बाहर अलग से टब में इसको दूध लेकर के उसमें फाड़ लिया। और खोया बनाना है तो खोए को अपने दूध जैसे 120 लीटर की कढ़ाई है तो 20 लीटर दूध एक बैच में हम लोग डालते हैं, छोटे छोटे बैच बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, करीब आधा पौना घंटे में एक बैच का खोया तैयार हो जाता है 20 किलो दूध से। फिर उसको खाली करते रहे, दोबारा चलाते रहे, कंटिन्यूस वो प्रोसेस चलती है। और घी भी इसी में बनाते हैं हम लोग, मक्खन डाल दिया इसी में गर्म करके। और दिख रही है मुझे, और इसमें दूध भी लग रहा है। अभी अभी आप दूध डाला है आपने? ये पनीर जो हमने फाड़ा था, अच्छा, ये उसका पानी है, इसको वे बोलते हैं। अच्छा। और वैसे ही हमारी मट्ठा बनाने की मशीन है। ये तो हमने इस टैंक का इस्तेमाल किया उसको रखने के लिए। अच्छा अच्छा। मट्ठा हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। तो हमारा ये बिल्कुल आप देखेंगे लकड़ी का ये बिलोना है जो पहाड़ में रोल बने हम वहाँ। तो ये केवल इसमें आपको चलने से पता लगेगा कि केवल इंसान को रिप्लेस किया गया है मशीन से, बाकी काम सारा वैसे ही हो रहा है। अब ये क्या होता है, ये इसका एडजस्टेबल वो है। ये देखिए अगर कम है दही हमारे पास इसमें तो हम इसको इस तरह से स्क्रू की मदद से इसको नीचे को करते हैं, मशीन नीचे को जा रही है आप देख रहे होंगे। और अगर दही ज्यादा हो गया तो इसको हम ऐसे करके इसकी हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये इसका कंट्रोल पैनल है, इसमें ड्राइव लगा हुआ है, वो इसको मूवमेंट देने के लिए कितनी स्पीड देनी क्या देनी है। जब हम इसको चलाते हैं तो आपने देखा होगा मट्ठा ऐसे ही बनती है, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है। ट्रेडिशनली जैसे दही से हम मट्ठा ऐसे घुमाते हैं उसी तरीके से घूम रहा है आप देखेंगे। ये स्पीड कंट्रोलर है इसका, कम ज्यादा जो तेज सपोर्ट लगाओ कम लगाओ कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही घूमता है, इसका स्पीड कम ज्यादा हम इससे कर सकते हैं। जो फैक्ट्री हम छोटी सी यहाँ पे स्थापित हुई है, ये बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि प्रत्येक जो रोजगार जो बेरोजगार युवा जो है रोजगार का रोना रोता है, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल पशुपालन में ही काम करें। बहुत सारे क्षेत्र हैं ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे अपनी खुद की यूनिट स्थापित की जाती है, छोटे पैमाने पर काम किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारे भट्ट जी ने जो है उमेश चंद भट्ट जी इनका नाम है, और इन्होंने बेरोजगारी को धत्ता बताते हुए और अपनी बलबूते पर अपनी मेहनत और परिश्रम से जो ये किया है, ये इसके लिए सबसे पहले धैर्य और लगन का होना बहुत ज़रूरी है। पैसा हो या ना हो ये तो बात का विषय है,
सबसे पहले समर्पण, त्याग और मेहनत, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसा कि भट्ट जी ने बताया था, अभी आपने देखा। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज भी बना रखा है। तो ये कोल्ड स्टोरेज कैसे काम कर रहा है और क्या कर रहा है देखते हैं। जैसे आपको बताया कि हम दूध को कैसे स्टोर करते हैं, ठंडा उसको कैसे करते हैं, ऐसे ही जो हमारे पास दूसरे आइटम होते हैं, जैसे दही को स्टोर करना है, मट्ठा को स्टोर करना है, पनीर को रखना है, या हमारी कुछ मिठाइयाँ होती हैं ऐसी जिनको हमें ठंडे फ्रीज में रखना होता है, तो आप इसका टेम्परेचर ऊपर देख सकते हैं। 3 डिग्री सेंटीग्रेड अभी इसके अंदर का टेम्परेचर है और ये चल रहा है। तो इसका जो टेम्परेचर रहता है, ये 2 डिग्री पे जाएगा तो इसका कंप्रेसर ऑटो कट हो जाएगा, और जैसे ही ये 6 डिग्री पे आएगा वापस टेम्परेचर बढ़ के, तो ये फिर से कंप्रेसर चल पड़ेगा। तो इसके यहाँ अभी हमारे पास इसमें सामान कमी है, गर्मियों में इसकी ज्यादा हम लोग रखते हैं, तो अंदर हमने थोड़ा, मैं ज्यादा डोर नहीं खोल रहा इसका क्योंकि वो फिर वो रहता है। तो इधर को आप देखेंगे तो हमारे ये दही के केन और ये सब पनीर रखा हुआ है, इस तरह की मिठाइयाँ वगैरह हम इसमें लेकर रख देते हैं। दूसरा क्या होता है कि इसी के साथ में इसी कोल्ड चेन में एक चीज और है जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, जो खोया। खोया को हम प्लस टेम्परेचर में नहीं रख सकते। अब वो तो लिक्विड की बात हो गई, इसमें हो गया हमारा और अदर सॉलिड आइटम और लिक्विड, लेकिन खोया ऐसी चीज है अगर हमने कोल्ड रूम में रख दिया तो 1 हफ्ते में जो है उसमें फंगस आ जाएगी, खराब हो जाएगा। तो खोया स्टोर करने के लिए हमारे पास 4 डीप फ्रीजर है, हम उसमें रखते हैं। ये बिल्कुल इसमें बर्फ जमी हुई है, अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल किनारों पर ये बर्फ जमी हुई है। ये खोया है, ये खोया है बिल्कुल। ये पत्थर, ये आवाज आप सुने, ये बिल्कुल पत्थर हो गया है। तो इससे क्या होता है कि ये 1 महीने 1.5 महीने तक खराब नहीं होता, बिल्कुल माइनस टेम्परेचर में खोया बना करके इसमें स्टॉक कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा पनीर वगैरह? पनीर तो कोल्ड रूम में, अच्छा वो कोल्ड रूम में रहता है, उसमें पानी में डिप करके रखा हुआ था। ठीक ठीक, ये इसमें रखते हैं। तो ये इस तरह के हमारे पास वो है। घी का क्या होता है कि घी को हमेशा रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है। घी को हम इसमें फ्रीज में, कोल्ड रूम में इसमें नहीं रखते हैं, क्योंकि घी के साथ क्या होता है, अगर आप इसको घर पे भी, जो लोग इसको आपका वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, एक जानकारी मैं उनको दूं कि कई लोग घी को, मैंने देखा कि फ्रीज में रखते हैं। फ्रीज में अगर आप घी को रखोगे तो उसका जो दानेदार घी होता है ना, वो दाना मेल्ट हो जाएगा उसमें ठंड से। तो इसलिए हमेशा घी को, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंड का मौसम हो, इसको हमेशा रूम टेम्परेचर पे, जो भी आपके आसपास, तो हम नॉर्मल बाहर ही रखते हैं इसको ऐसे ही, और घी ऐसे ही रहता है। घी को ठंडा में रखने की जरूरत है, ऐसे में भी पूरा जमा हुआ है। शुद्ध पनीर और शुद्ध खोया यहाँ पे खरीद रहे हैं, और ये हमने तुलवा ली है। ये पाव भर पनीर और आधा किलो ये खोया हमने तुलवा ली है, और ये हमने जो है, हम लेके जाएंगे इसको यहाँ से अपने घर परचेज करके, और शुद्धता का जायका लेंगे। और आप लोगों से भी मैं रहिए, मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो टेस्ट कराता हूँ। हाँ, तो अभी भट्ट जी हमारे जो है अपनी बनी हुई मिठाइयाँ भी टेस्ट कराएंगे। तो भैया अभी टेस्ट करके बताते हैं आपको कि इन्होंने मिठाइयाँ कैसी बनाई हैं। थोड़ा ठंड का टाइम है, ये थोड़ा सा जो है, ये क्या है? ये बाल मिठाई, ये बाल मिठाई है। तो बाल मिठाई भट्ट जी आप भी टेस्ट करो। नहीं आप करो ना ना, इनसे, अच्छा, ये भी भट्ट जी है ना, तभी तो लाया हूँ मैं। मैंने कहा भट्ट जी का परिचय करा दूँ। बहुत बढ़िया, मतलब अल्मोड़ा की बाल मिठाई तो अब नाम की रह गई है, केवल नाम चलता है। एक जमाना था जब अल्मोड़ा की बाल मिठाई पूरे उत्तराखंड ही नहीं, बाहर भी प्रसिद्ध हुआ करती थी, जो शुद्ध देसी घी की बनती थी। लेकिन मिलावट की मार बाजार में आज ऐसी हावी हुई है कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई ने अपनी वो पहचान खो दी है। लेकिन जो भट्ट जी ने मुझे ये बाल मिठाई खिलाई है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और मैं चाहूँगा कि आप भी एक बार तो अवश्य आएँ यहाँ पे और अवलोकन भी करें, और यहाँ पे एक बार प्रोडक्ट खरीद कर देख भी लें कि कैसा है। ये बेसन का लड्डू हम केवल 2-4 आइटम बना रहे हैं, वो भी केवल देसी घी में और खोए से। तो ये देसी घी में बेसन का लड्डू है, ये देसी घी में बेसन का लड्डू। चलो इसको भी टेस्ट करते हैं, टेस्ट कीजिए। तो ये है बेसन का लड्डू, जिसे मैं चख लेता हूँ फिर बताता हूँ कैसा है। वाह, बहुत जायकेदार, बहुत ही अच्छा। इसका जो स्वाद है, इसमें ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीनी की मात्रा इसमें डाली गई है। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि ये अच्छा है, क्योंकि इसमें मिठास कम है, चीनी कम डाली गई है। बेसन भी राजधानी और बेसन भी अच्छी क्वालिटी का जो है इस्तेमाल किया गया है। बहुत शानदार, बहुत स्वादिष्ट। मशीन में और देख रहा हूँ मैं, ये क्या चीज़ है? आपने उसमें देखी होगी जो
डेयरी में, जहाँ पर हम लोग गाँव में जो कलेक्शन सेंटर होते हैं वहाँ पर देखी होगी, हमने क्या कर रखा है, आपने देखा होगा क्रेट में हमने पूरा यूनिट ऐसे बांध रखा है और इसको जो है हमने इससे अटैच किया हुआ है केवल एक प्लग से। तो ये हमने क्या है कि जो कलेक्शन है हमारी, एक 3 साल पहले जब हमने काम शुरू किया था तो एक नया इनिशिएटिव हमने लिया था कि हम किसान के घर पर जाके उससे कलेक्शन करेंगे उसका। तो अब उसके लिए क्या था कि ये पूरा मशीनरी, ये सिस्टम वगैरह ले जाना, ये मैंने साउथ में एक जगह देखा था कि वहाँ बाइक पे बैठ करके लोगों ने एनालाइजर बाइक पे फिट किया था, जैसे दूधिया हमारे घर पर आता है दूध लेने। यहाँ तो क्या है कि लोग केवल लेक्टोमीटर वो रखते हैं साथ में, उसने पूरा एनालाइजर रखा हुआ था। तो मैंने उसको देख करके मुझे लगा कि अगर कभी काम शुरू करेंगे तो हम भी इस तरह का सिस्टम बनाएंगे। तो हमने गाड़ी में भी ऐसे एक प्लग पॉइंट दिया हुआ है और ऐसे ही इसको उस पर लगा देते हैं और गाड़ी की बैटरी से ऑपरेट हो जाता है। यहाँ पर क्या है, ये यूनिट है, ये सबसे पहले दूध को स्टिर करता है पूरा, कि दूध का सैंपल को पूरा हिला करके ये वाइब्रेशन होता है इसमें, दूध का सैंपल इक्वल हो गया। उसके बाद ये एनालाइजर है, एनालाइजर पर लगाते हैं, इसमें वही फैट, एसएनएफ, उसकी डेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रोमीटर कितना और पानी कितना मिला हुआ है, ये हमको पता लगता है। ये डेटा फिर देता है आपका डीपीएमसीयू में, ये डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है। तो डीपीयू में जब इसका डेटा आएगा तो उसके बाद हम यहाँ से पार्टी का जो कोड होता है, हम उसको जो भी फार्मर कोड होता है उसको कोड नंबर डालते हैं, उसकी क्वांटिटी इस कांटे को इसके साथ अटैच करते हैं, तो कितना दूध है, कितनी फैट है, कितना एसएनएफ है, उसका क्या रेट बैठा और क्या अमाउंट बना, ये हम यहाँ से पता कर लेते हैं। तो वहां पर ही हम उनको फार्मर को पर्ची दे देते हैं और अपना उसके बाद क्या करते हैं कि इसको मैनुअली भी हम लिख के लाते हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है। कई बार सिस्टम वो हो गया तो हम इस तरह से इसको पूरा, जो हमारा जो भी ऑपरेटर इसको चलाता है वो उसको पूरा मैनुअली भी लिख लेता है, नोट कर लेता है। इनकी छोटी सी जो उत्पादक फैक्ट्री है छोटी सी, उसका जो जनरेटर सेट और पावर सप्लाई और ये दूसरी और चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तो इसके बारे में बताएंगे भाटी जी क्या चीज़ है। ये तो जनरेटर दिख रहा है मुझे, ये हमारा 82.5 kV का डीजी है। ये जो मैं अंदर आपको दिखा रहा था, जो हमारा दूध को गर्म करने का और सारा वो सब काम होता है इसी बॉयलर से होता है। ये बॉयलर है आपका? ये बॉयलर है, मिनी बॉयलर है, 200 kg कैपेसिटी का। हमारा इससे काम सफिशिएंट हो जाता है। इसमें लकड़ी जलती है, इसमें पानी रहता है, ट्यूब्स होती है, इसमें फायर ट्यूब होती है, पानी गर्म होता है, उससे स्टीम बनती है, स्टीम अंदर चली जाती है, वहाँ गर्म होने का काम होता है। वो जो कंप्रेसर रखा हुआ है, वो जो काला वाला टैंक आईपीटी मैंने आपको बताया था, वो उसको ठंडा करने के लिए उसका ये कंप्रेसर है 5 टन का। बाकी ये पानी के टैंक रखे हुए हमारे अंदर के काम भी आ जाते हैं और इसे बॉयलर में पानी चढ़ाने के लिए। तो ये एक तरह से हमारा यूटिलिटी सेक्शन है, यहीं पे हमारा ऐसे अंदर सारी पावर वगैरह के लिए यहीं से काम होता है। ये फैक्ट्री प्लांट लगाने का असल में जो उद्देश्य, मुख्य जो उद्देश्य है वो, उसका रीज़न ये है कि मैं बेसिकली एक पशुपालक किसान हूँ और पशुपालक किसान होने के नाते यहाँ जैसे कि सभी लोग अपने घर में 2-4 पशु तो पालते ही हैं। दूध का उत्पादन हमारे क्षेत्र में शायद अगर देखा जाए तो तरावरी भाबर में जितना भी लोग अपने घर में पशुपालन कर रहे हैं, बिंदु खत्ता क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पशुपालन है। और जो हमारे नैनीताल ज़िले का जो दुखसंग लालकुआ है, यहाँ पर जो फीडिंग है वो एक हमारा, हमने उसका कुछ डेटा कलेक्ट किया था, तो मोर देन 40% दूध जो है केवल बिंदु खत्ता से नैनीताल दुखसंग को मिलता है। लेकिन हमने जब देखा कि उसमें हमारे को दाम नहीं मिल पा रहे हैं, और जब हमने इसके लिए बात हम करते थे कि भाई दूध का दाम बहुत कम है जबकि मार्केट में बिक्री का दाम काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई उसका बहुत फ़ायदा हुआ नहीं। और दूसरा क्या है कि वहाँ पर भी जैसा देखने को आया, वैसे तो बहुत अच्छा वो है जो कॉन्सेप्ट है जो कोऑपरेटिव का, वो किसानों के लिए ही, किसानों के द्वारा ही उसमें उत्पादन होता है और किसानों के द्वारा ही बिक्री होती है। तो वो जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो अगर उसी हिसाब से चला जाता है, जैसे अमूल से इसको कॉपी करके ये सारे कोऑपरेटिव सिस्टम अलग अलग स्टेट में चल रहे हैं, तो जो गुजरात में सक्सेसफुल है इतना बढ़िया और वहाँ का किसान काफ़ी समृद्ध है और इससे वहाँ कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी के लिए कोई स्पेस नहीं है। लेकिन वही बात होती है कि नकल मारने में कहीं ना कहीं कुछ वो हो जाता है। तो ये नकल में हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि ये इसमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स जो ज़्यादा हावी हो गई है उसमें भी, तो बहुत फ़ायदा किसानों को मिल नहीं रहा है। उसमें 2-4-10 लोगों को जो मैनेजमेंट में जाते हैं उनको हो सकता है फ़ायदा हो जाता हो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एक छोटा इनिशिएटिव हमने लिया, हमने कहा चलो, वैसे मैं बायो एजुकेशन, मेरा डेयरी टेक्नोलॉजी में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, तो थोड़ी बहुत जानकारी उससे भी थी। तो ये सारी चीज़ें करके हमने कहा चलो हम शुरुआत करते हैं इसकी, तो कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और सीधे कंज्यूमर तक हम पहुंचते हैं, क्यों हम फिर किसी मिडिल मैन को दें। जो आज की मेरी जो यात्रा थी वो धिनाली प्रोडक्ट तक थी और मैं आपको दिखाना चाहता था कि
कि हमारे बिंदुकत्ता क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में उमेश चंद भट्ट जी ने जिस तरीके से एक मिसाल कायम की है, और वो मिसाल जो है मैं अपने YouTube के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक पहुंचाना चाहता था। मेरी दिली इच्छा थी कि भट्ट जी का ये जो कार्यक्रम है, मैं कई बार मेरी बात हुई थी लेकिन मुझे समय नहीं मिला था, लेकिन आज मुझे समय मिला तो मैं आज आया भट्ट जी के पास और मैंने बातचीत करी। तो अंत में मैं भट्ट जी से पूछूंगा कुछ और बातें। तो आइए एक बार और मिलता हूँ भट्ट जी से। अंत में ये कहना चाहूँगा कि आपने जो युवाओं को प्रेरणा दी है, तो दो चीज़ें जी, एक युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और दूसरा जो हमारी ग्रामीण महिलाएं जो रात दिन हाड़ तोड़ मेहनत करके अपने पशुपालक जानवरों को, अपने जो है पशुधन को जो है अपने जीवन के उसमें निर्वहन करने के लिए, थोड़ी सी कमाई करने के लिए जो पशुपालन करती हैं, उनको उनकी मेहनत का उन्हें फल मिल सके, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, इसमें सभी के लिए, युवाओं के लिए भी सबसे पहले तो ये है कि अगर ये काम करना है तो मन से करें, लगन से करें। कई बार देखा जाता है कि हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन हो रहा है, तो आधे से ज़्यादा लोगों से अगर आप बात करोगे तो वो इस काम से खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। तो मतलब जब अंदर से फील आता है कि हम मजबूरी में कर रहे हैं, तो फिर आप उस काम में अपना 100% ना तो दे पाओगे, ना फिर उस काम से आप वैसा इनपुट ले सकते हो या आउटपुट जो भी उससे आना है। तो उसमें क्या है कि आपको भी मतलब पूरे दिमागी तौर पे तैयार होकर करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा कि भाई हाँ, हमको इसको करना ही है। अब आपको शौक़ भी है, आपको पशुओं से प्रेम भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में भी आपका नुकसान होगा। तो कोशिश ये कीजिए कि उसमें पूरी जानकारी लेके, क्योंकि आज के आधुनिक युग में इतनी महंगाई बढ़ रही है और सारी चीज़ें आजकल पशुओं के खाने के लिए फीड तक में हमारी निर्भरता बाज़ार पे है। तो सबसे पहले तो आपको वो काम करने होंगे जिससे उसकी उत्पादन जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो कम हो। कम से कम में आपका दूध, मान लीजिए अगर आपने 10 लीटर दूध पैदा किया तो उसकी कॉस्ट अगर आपको 40 रुपये पैदा करने की कॉस्ट आ रही दूध उत्पादन की, और आपका दूध 35 रुपये में बिक रहा है, तो फिर आप नुकसान में है। और वो नुकसान, छोटा छोटा नुकसान रोज लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप उसको लिखना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना इनसे हमें वापस मिल रहा है। पहली बात तो ये है। युवाओं के लिए ये है कि युवा जैसे हमारे जो दूसरे कामों को की अपेक्षा इस काम को बहुत तुच्छ या हेय दृष्टि से देखते हैं, तो ये तो हम उनको यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी पूरी आप जुटा लीजिए। कई बार क्या होता है कि इस पेशे में किसान को भी ये पता नहीं है कि जैसे अगर मान लो कोई पशु बीमार हो गया, उसके लिए एक पशु के लिए डॉक्टर जो है वो वेटनरी डॉक्टर एक ही होता है, या जो भी एआई करने आते हैं वो डॉक्टर एक ही होते हैं। लेकिन मैं बताऊं, हमारे इसमें भी कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। मैं अभी पीछे कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहा था, फ़ोन पे मैं बात कर रहा था, पंतनगर में डॉक्टर साहब हैं, कोई गायनी के स्पेशलिस्ट हैं, तो मेरे साथ में हमारे एक मित्र बैठे थे। वो बोले कि क्या वेटनरी में भी ये ऐसा होता है क्या? तो हमने कहा उसमें गायनी के अलग होते हैं, न्यूट्रिशन के अलग होते हैं, पैरासिटोलॉजी डिपार्टमेंट अलग है, मेडिसिन डिपार्टमेंट अलग है, हर चीज़ का अलग अलग वो होता है। तो इसको अगर आपने काम करना है तो उस पूरी जानकारी लेकर के उसमें आएँ, तभी आपको 2 पैसे बचेंगे। दूसरा, महिलाओं की मेहनत वाली बात है। तो महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि महिलाएँ हमारे जो पुरुष प्रधान समाज है, इसमें थोड़ा सा हम लोगों की वो हेकड़ी भी रहती है पुरुषों में, मैंने देखा। हालांकि कई साथी नाराज़ भी हो सकते हैं मेरी बात से कि वो सहयोग नहीं करते घर पे। देखिए, हमारा काम है, अगर महिला कोई काम कर रही है तो पूरा आप बिल्कुल ठेका ही उसको दे दोगे कि भाई तूने ही करना है और सब कुछ तेरे जिम्मे है, तो कोई भी इंसान झुंझला जाएगा। फिर वो उसका मतलब मजबूरी में ही करेगा। वो जैसे मैं कह रहा था, मजबूरी में कोई भी काम करोगे तो उसका कोई भी रिजल्ट सकारात्मक आएगा नहीं। आप सहयोग करें। पशु 5-6 कुंटल की अगर आप भैंस पाल रहे हैं, 4-5 कुंटल की गाय होती है, तो उसके साथ में एक महिला अगर उस काम को कर रही है, कई बार ये चोट लग जाती है, कई बार उनको कैसे वो करना है, घास वास लाना है, गट्ठा, मैं देखता हूँ कि 1-1 कुंटल के गट्ठे महिलाएं सर पर रख करके ले जा रही है। अगर उन्हें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा घर से, अगर आप थोड़ा बहुत हाथ बटाएंगे, थोड़ा वो करेंगे, तो उनका भी एक अच्छा वो रहता है। दूसरा ये है कि पशुओं को वो ना करें कि आपके गौशाला में 10 खूंटे हैं तो 10 के 10 खूंटे भरने की कोशिश ना करें। थोड़ी देर पहले आपने वीडियो में देखा होगा कि हमने कितनी खुली जगह में केवल 3 ही पशु रखे हुए हैं। तो आप जितना ज़्यादा स्पेस देंगे उनके लिए, पशुओं के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आप कम पशु से भी अच्छे मैनेजमेंट के साथ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो मैंने आज आपको दिखाया मैंने कि हमारे गांव में एक ऐसे युवा व्यक्ति जो मतलब युवा अवस्था से ही उद्यमी रहे और शिक्षित भी हैं, और पशुपालन के क्षेत्र में उनका अनुभव भी बहुत बढ़िया है, और वो खुद स्वयं अपने हाथों से काम करते हैं, और उन्होंने अपनी छोटी सी औद्योगिक इकाई जो
दूध उत्पादकों पर आधारित है वो खोली है। दूध उत्पादन पर से रिलेटेड वो सभी चीज़ें वहाँ बना रहे हैं और बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट चीज़ें बन रही हैं वहाँ पे। खोया, पनीर, मक्खन, मिठाइयाँ, और इसके अलावा वो दूध के क्षेत्र में आगे करना चाहते हैं, लेकिन लोगों की जागरूकता की कमी और थोड़ा सा आर्थिक समस्या के चलते वो उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितना भी उन्होंने चला रखा है, शायद ही कोई युवा इतने मनोयोग से इस संस्थान को चला सके। और जहाँ पे आज बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं, उत्तराखंड का आंचल दूध है और गुजरात का डेयरी मिल्क है, उसके अलावा यूपी का पराग है, ऐसी बहुत सारी जो नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनके कई ब्रांड और कई उत्पाद बाज़ारों में बिकते हैं, उसके टक्कर में गांव का एक व्यक्ति निकल कर आता है और इस तरीके की जो व्यवसाय है उसको अपनाता है और उस पर सफलता भी अर्जित करता है। वीडियो देखने वालों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किसी की सफलता देखकर उसकी देखा देखी ना करें, बल्कि पहले चीज़ों को समझें और जिस व्यवसाय को आप करना चाहते हैं उस व्यवसाय से आपको प्यार हो, मोहब्बत हो, लगाव हो, तभी आप उस व्यवसाय को चुनें। लेकिन जो कुछ भी मैंने आज के वीडियो में आपको दिखाया यह प्रेरणाप्रद है और सभी के लिए एक ज़रूरी संदेश भी है कि हम रोज़गार के लिए किसी का मुंह न तकें और स्वरोज़गार को अपनाएं। तो मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। मिलता हूं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रहलाद।